नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक। लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव, दोनों ही चुनावों में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। विधानसभा चुनाव में जहां महज 10 महीने के आसपास का वक्त है, तो लोकसभा चुनाव में करीब 1.5 साल का समय बचा है। लेकिन राजनीतिक पार्टियां अभी से चुनावी मोड में आ चुकी हैं। बीजेपी पार्टी के दिग्गज नेता पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जल्द राजस्थान प्रवास पर रहने वाले हैं, जिसके बाद दिग्गज नेता सूबे की चुनावी नब्ज टटोलेंगे। प्रवास को लेकर प्रभारी अरुण सिंह राजस्थान आकर प्रवास की योजना बनाएंगे। चुनाव से ठीक पहले नेताओं की प्रदेश प्रवास को बेहद अहम माना जा रहा है। बीजेपी चाहती है कि लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान में सत्ता परिवर्तन हो और आज इसी मुद्दे पर बातचीत कि दिग्गजों के दौरे से राजस्थान में क्या समीकरण बढ़ते नजर आएंगे और जिस तरह से कांग्रेस की सरकार यहां पर है, जो योजनाएं यहां पर लाई गई हैं, क्या पलड़ा बड़े नेताओं से, राष्ट्रीय नेताओं की वजह से यहां भारी बनेगा या फिर नहीं। आज बात इसी मुद्दे। और आज जिस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आर तिवारी जी, कांग्रेस नेता हैं, आशीष चतुर्वेदी जी, बीजेपी नेता, एसपी मित्तल, राजनीतिक विश्लेषक, ऐश्वर्य प्रधान, वरिष्ठ संवाददाता। और ऐश्वर्य, आज सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करेंगे क्योंकि अब प्रवास की बारी है। बहुत ज्यादा समय विधानसभा चुनाव राजस्थान में रहा नहीं है, 10 महीने के लगभग का समय है। ऐसे में ये मान के चलें कि बीजेपी चुनावी मोड में आ चुकी है। देखिए मेघा, यहां पर ये जो डिबेट है इसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि दिग्गजों का राजस्थान आना। मैं इससे पहले की भूमिका बहुत संक्षेप में बता दूं कि छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान, बाकी छोटे राज्य हैं वो अपनी अलग जगह है, लेकिन कर्नाटक पर इस वक्त सबसे ज्यादा फोकस है और कर्नाटक में बड़े दिग्गज नेताओं के प्रवास अब नियमित तौर पर चलेंगे। कभी नड्डा होंगे, कभी शाह होंगे, कभी प्रधानमंत्री मोदी होंगे। लेकिन उससे पहले की रणनीति तैयार करने के लिहाज से बीजेपी आप देखिए कि किस तरीके से सोचकर चलती है, अपना चुनावी जो व्यू रचना है जिस तरीके से बनाती है, अगर उस पर गौर फरमाया जाए तो आप देखिए कि अब इन्होंने आगामी दिनों के लिए अपनी योजना तैयार की है। पूरे भारतवर्ष में तमाम दिग्गज नेता जाएंगे और इनके लगभग 160 प्रवास होंगे कुल नेताओं के, जिनमें जेपी नड्डा हैं, अमित शाह है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा तो अपने आप में एक अहम दौरा है। तो अब आगामी दिनों की रणनीति बनाए जाने से पूर्व की चर्चा और उन चर्चाओं को लेकर बीजेपी का मंथन, प्रदेश मुख्यालय में पदाधिकारियों की बैठक होनी है। इसके बाद कोर टीम की बैठक होगी राजस्थान में। तो राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोर टीम आगामी दिनों के लिहाज से अपनी तैयारी करेगी और तैयारी जो करेगी उस तैयारी में महत्वपूर्ण बात यह निकल कर आती है कि उन क्षेत्रों पर फोकस किया जाएगा जिन क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कमजोर है। और कमजोर कहां पर है? बीजेपी ने अपने सर्वे करवाए हैं। पूर्व के जो चुनाव हुए हैं उन चुनावों में बूथवार क्या स्थिति थी और उसके बाद सर्वे हुए हैं। सर्वे ऐसा नहीं एक बार हुआ हो, सर्वे 2 बार हुए हैं, सर्वे आगामी दिनों में भी होंगे। और सर्वे में क्या कुछ स्थिति निकल कर आती है और किन क्षेत्रों को पकड़ा जाए और किन क्षेत्रों की समस्याओं पर, या कहा जाए तो नब्ज को टटोला जाए, उस नब्ज को टटोलने के बाद उस मर्ज की दवा करवाई जाए, यानी कि जो वहां की समस्या है उस समस्या को भी प्रमुखता से उठाया जाए। और सोशल मीडिया की टीम इसमें जुट चुकी है। अब आप तय मानकर चलना कि आगामी दौरा सबसे पहले अमित शाह का होगा, क्योंकि जेपी नड्डा कुछ दिन पूर्व गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 दौरे हो चुके हैं, 3 सभाएं हो चुकी हैं, जिनमें एक विशुद्ध रूप से राजनीतिक सभा थी जो भारतीय जनता पार्टी की थी, दौसा में हुई थी और दौसा के जरिए पूरे पूर्वी राजस्थान और पूरे राजस्थान भर में मैसेज गया। आर तिवारी जी, अमित शाह, जेपी नड्डा, पीएम मोदी पहुंच रहे हैं राजस्थान, कितनी तैयारी है कांग्रेस की? मेघा, ये देश में लोकतंत्र और लोकतंत्र की
खूबी यही है कि जनता सब नेताओं को सुनती है, सब पार्टियों के वरिष्ठ नेता आते हैं। सवाल है कि राजस्थान की सर, धरती आपकी पर पार्टी के वरिष्ठ नेता कहाँ हैं? चुनावी मोड में आएंगे तब हो जाएगा, लेकिन मैं कह रहा हूं ये सर, भारतीय बीजेपी 4 महीने पहले से ही आ चुकी है चुनावी मोड में। अरे ये तो 24 घंटे ही चुनावी मोड में रहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का नाम है, अगर भारतीय चुनावी पार्टी कह दिया जाए तो ज्यादा अच्छा है। इनके चाहे नगर पालिका का चुनाव हो, नगर निगम का चुनाव हो, पंचायत के चुनाव हो, सारे राष्ट्रीय नेता, सारे सांसद, सारे केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य धमक जाते हैं। रिजल्ट क्या आता है? हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का जन्मभूमि है। लगातार कह रहे थे कि अब की बार हम बदलेंगे, रिवाज बदलेंगे, लेकिन वह रिवाज भारतीय जनता पार्टी ने वहां हार का स्वाद चखा है। और राजस्थान की धरती पर स्वागत है मोदी जी का, शाह जी का, नड्डा जी का। और जो अभी चुनाव हुए हैं, रिजल्ट आए हैं, उनकी बात कर लीजिए। पूर्व की ओर रुक कर लीजिए मैं जरा। राजस्थान की धरती की बात कर रहा हूं। राजस्थान की धरती पर नड्डा जी भी लगातार आ रहे हैं, देश के गृह मंत्री जी भी लगातार रहे, प्रधानमंत्री जी आकर के गए। जवाब देंगे क्या? 13 जिलों की ARCP योजना, 2 लाख हेक्टेयर जमीन को पानी पिलाने की योजना, लोगों को पीने का पानी पिलाने की योजना के बारे में एक शब्द तो बोले। राजस्थान की जननायक सरकार अशोक गहलोत की ने 13,000 करोड़ का हमने अभी भी प्रावधान रखा है। हमने 2 डैम बनाना शुरू कर दिया है। 81 विधानसभा की सीटें जो पूर्वी राजस्थान की है, भारतीय जनता पार्टी के काबिल दोस्त बताए तो सही। वहां लोगों को पीने के पानी की परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे क्या प्रधानमंत्री जी? अशोक गहलोत जी ने तो, प्रधानमंत्री जी जब आए थे दौसा में सड़क का उद्घाटन करने, उन्होंने कहा था आप आए हैं। वसुंधरा राजे जी के जमाने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ARCP की ये योजना बनाई थी। हमको मत दो, आपकी वसुंधरा जी को जो उन्होंने बनाया उसको दे दो। एक शब्द नहीं बोल कर उन्होंने मध्य प्रदेश को जोड़ दिया। मध्य प्रदेश का राजस्थान से क्या लेना देना? यहाँ 13 जिलों को, लोगों को 2 लाख हेक्टेयर जमीन को हमको सिंचाई के लिए पानी चाहिए। जब राष्ट्रीय RR तिवारी जी, सवाल तो मेरा ये था कि आपकी तैयारी किस तरह की है, लेकिन हमारी अब आप तैयारी ARCP की बात कर रहे हैं। आपके पास दोबारा आऊंगी। आशीष चतुर्वेदी जी, क्या आपके राष्ट्रीय नेता पहुंच रहे हैं? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार को चुनौती देना थोड़ा सा मुश्किल है क्या, इसलिए अब लगातार ये दौरे हैं? मेघा जी, सबसे पहले मैं आपने प्रश्न पूछा था तिवारी जी से कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कहाँ हैं। देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का बात है और देश की अगर हम बात करें तो हम हर चुनाव को बहुत चुनौती की तरह लेते हैं, बहुत चुनाव परिश्रम से लड़ते हैं। अभी नॉर्थ ईस्ट में चुनाव हुए हैं 3 राज्यों के, और कांग्रेस के जो सर्वोच्च नेता जिनको ये मानते हैं राहुल गांधी जी, वो केवल एक प्रांत में जाते हैं मेघालय में और एक सभा करके आ जाते हैं। और एंड रिजल्ट ये रहता है कि 180 में से कांग्रेस को केवल 8 सीटें प्राप्त होती हैं। सर, तिवारी जी तो हिमाचल की भी बात कर रहे हैं। नहीं, वो बात कर लीजिए। देखिए कि अगर हिमाचल की बात करें तो हमारे महज 20 से 30 हजार वोट हमारे कम आए हैं और एक सशक्त विपक्षी भूमिका में हम हैं। और कांग्रेस देश में 3 प्रांतों में है, ये फैक्ट है। और भारतीय जनता पार्टी देश के बहुत बड़े भूभाग पर जनता का समर्थन हासिल कर रही है, ये भी एक फैक्ट है। अभी आपने पूछा कि राजस्थान की चुनौती की बात करी। देखिए, जो ट्रेंड राजस्थान का है और जिस तरह से ये सरकार चल रही है, आप मान के चलिए कि राजस्थान में कोई चुनौती नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी 2023 के चुनाव में, जिसमें अब 9 महीने से भी कम का समय बचा हुआ है, बहुत प्रचंड बहुमत से हम यहाँ पे सरकार बनाएंगे। सर, अगर चुनौतियां नहीं हैं तो जब बजट में घोषणाएं की गई उसके बारे में क्यों कोई कमी आपको नहीं दिखी? घोषणाओं की बात, मेघा जी घोषणाओं की बात करता हूँ। मेघा जी, इन्होंने घोषणा की थी कि भाई हम जो है सभी परिवारों में राशन बांटेंगे फ्री का, उसको लेकर के अभी लड़ाई प्रारंभ हो गई है। आज ही प्रताप सिंह खाचरियावास जी का स्टेटमेंट आया है कि भाई मेरा डिपार्टमेंट ही बंद कर दीजिए, अगर आपने उस योजना को मेरे से ले लिया है तो डिपार्टमेंट बंद कर दीजिए। ये सरकार केवल घोषणाएं कर रही है, घोषणाओं को पूरा नहीं कर रही है। नहीं, उन्होंने तिवारी जी आपने मोबाइल बांटे क्या? तिवारी जी मोबाइल बांट दिए क्या आपने? मोबाइल बांटे क्या आपने? आपने क्या सारा हो जाएगा देश? तिवारी जी, आपने संविदा कर्मियों को नियमित कर दिया क्या? संविदा कर्मियों को नियमित किया क्या आपने? आपने वादा किया था तिवारी जी, किसानों को कर्ज माफी का वादा किया था, क्या वो बताइए ना आप। तिवारी जी बताइए तो सही। तिवारी जी, आपने कर्ज माफी का वादा किया था, क्या वो बताइए ना। तिवारी जी, मेरी बात सुनिए।
आप ओपीएस तिवारी जी मेरी बात सुनिए, तिवारी जी ऐसे समझ में नहीं आता है। हटाओगे क्या तिवारी जी आप देखिए, ओपीएस को लेकर के आपने गुजरात में भी चुनाव लड़ा, और जहां तक ओपीएस की बात है, कर्नाटक की सरकार हिली हुई है। अरे कोई नहीं हिला हुआ है। अधिकारियों को राजस्थान की लोकप्रिय सरकार का तिवारी जी का स्कीम है, तिवारी जी ओपीएस अभी लागू होना नहीं है। अभी आपकी जो सरकार है, तिवारी जी चतुर्वेदी जी को फिर जवाब दीजिएगा। तिवारी जी न तो हम ईआरसीपी पे बहस कर रहे हैं आज, न हम ओपीएस पे चर्चा कर रहे हैं। मेघा जी ने जो टॉपिक रखा है हमको बेटर ये उसी पे कंसंट्रेट रहना चाहिए। मेघा जी देखिए फैक्ट है, जहां तक अभी मैं ऐश्वर्या जी को भी सुन रहा था, उन्होंने कहा है कि पूरे देश भर में हमारे राष्ट्रीय नेताओं के दौरे होंगे। मेघा जी आज 10 मार्च है, और जहां तक मुझे जानकारी है जो 2019 का आम सभा चुनाव हुए थे उसकी घोषणा भी 10 मार्च के आसपास हो गई थी। तो लगभग 1 साल का समय बचा हुआ है। जब देश में आम चुनाव की घोषणा हो जाएगी तो निश्चित रूप से जब हम हर चुनाव को चुनौती लेते हैं। थोड़ा सा मैं और घुमा के पूछ लेती हूँ, क्या यहाँ पर राजस्थान में गुटबाजी ज्यादा नजर आ रही है, इसीलिए राष्ट्रीय नेताओं को यहाँ पर पहुंचना पड़ रहा है? देखिए गुटबाजी है, लेकिन गुटबाजी कांग्रेस में है। मेघा जी समझना पड़ेगा, कांग्रेस में जिस तरह की लड़ाई है और सड़कों पे लड़ाई है, 4 मार्च अभी गई है 7 दिन पहले। अरे तो हमारा पार्टी तिवारी जी 4 मार्च को 2 कार्यक्रम हुए ना। तिवारी जी मैं जवाब देता हूँ। तिवारी जी राष्ट्रीय नेतृत्व को झुकना पड़ा आपको। वसुंधरा 4 मार्च को 2 कार्यक्रम हुए हैं, दोनों बहुत अच्छे कार्यक्रम हुए हैं। तिवारी जी दोनों बहुत कार्यक्रम अच्छे हुए हैं, और आपकी सरकार हिल गई है दोनों कार्यक्रमों से। हमारी सरकार तो हिली नहीं हिली। कैसे नहीं हिली बताइए आप? सरकार ओपीएस लागू करने के लिए पसीने बहा रही है। तिवारी जी आप ये जवाब नहीं देते हैं कि आपके नेता प्रचार क्यों नहीं करते हैं? आप बार बार ओपीएस करा रहे हैं। अरे आपके नेता कहाँ हैं? आपके नेता पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते बताइए ना आप। ठीक है, एक सेकेंड, एसपी मित्तल जी का रुख कर लेते हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। एसपी मित्तल जी, स्थिति हम हर बार देखते हैं, हिमाचल की देखें, वहां पर भी हमेशा ऐसा हुआ, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। राजस्थान में भी अमूमन यही स्थिति हमेशा नजर आई है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। हालांकि इस बार अगर कांग्रेस की बात करें, जो योजनाएं आ रही हैं, जिस तरह से कार्य हो रहा है, ये माना जा रहा है कि जनता के बीच में वो सभी जा रही हैं। लेकिन अब राष्ट्रीय नेताओं का आना, ये मान लिया जाए कि बीजेपी चुनावी मोड में है, और इसका जिक्र भी किया था तिवारी जी ने कि हमेशा ही वो चुनावी मोड में होती है, तैयारी के मोड में होती है। देखिए मेरा अभी क्या नाम से जो फर्स्ट इंडिया के वरिष्ठ संवाददाता है ऐश्वर्या प्रधान, वो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को बहुत बारीकी से देखते हैं। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समीक्षा करी और इस बात को बताया कि भारतीय जनता पार्टी का आखिर चुनाव के जो अभी जो जिन राज्यों में चुनाव होने और अभी कर्नाटक में होने उनको लेके होता है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी चुनाव की रणनीति हमेशा लगातार चलती रहती है। आप ये देखिए अभी 3 राज्यों, उत्तर पूर्व के 3 राज्यों के चुनाव हुए, उसमें मेघालय में भारतीय जनता पार्टी को 4 या 5 सीटें मिली है। लेकिन जब मुख्यमंत्री ने वहां शपथ ली तो उस शपथ समारोह में प्रधानमंत्री भी मौजूद थे और ये इंप्रेशन देने की कोशिश की गई कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो जो रणनीति भारतीय जनता पार्टी की है, मुझे लगता है कि बहुत आक्रामक रणनीति होती है, और वो इसीलिए क्या नाम से जो लगातार चुनाव है उनको विजय मिलती रहती है। और जहां तक राजस्थान का सवाल है, आप आने वाले दिनों में देखना कि जब जो केंद्र सरकार की योजना है, चाहे वो क्या नाम से किसी शिलान्यास को लेकर हो, चाहे वो किसी लोकार्पण को लेकर हो। अभी हमने पिछले दिनों ही देखा कि दौसा से लेकर दिल्ली तक जो एक्सप्रेस हाईवे उसका शुभारंभ भी क्या नाम से प्रधानमंत्री ने आके किया। तो ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम होंगे जो सरकार, भारत सरकार की तरफ से भी होंगे, जिनके अंदर प्रधानमंत्री भी आएंगे और क्या नाम से दूसरे मंत्री भी आएंगे। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश चलते रहे। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है जो राजस्थान में, कांग्रेस में यदि किसी का नेतृत्व है तो मुझे लगता है कि एकमात्र नेता है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो क्या नाम से इस कांग्रेस को लीड करने जा रहे हैं। अब मुख्यमंत्री की जो एक प्लस पॉइंट है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि जो बजट आया है और बजट में जिस तरीके से 2000 यूनिट कृषि वालों को, 100 यूनिट बिजली घरेलू उपभोक्ताओं को, चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना में 10 लाख और 25 लाख रुपए का जो प्रावधान किया गया है, मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती है कि इसको आखिर में कैसे करेंगे। जब लोगों को जब इसका लाभ मिलने लगेगा तो चाहे वो क्या नाम से मोदी जी, तिवारी जी, योजनाएं जितनी भी हो,
ऐश्वर्या आपके पास आएंगे। तिवारी जी, जितनी भी आपकी योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंच रही है, लेकिन जब राष्ट्रीय नेता यहां पर पहुंचते हैं, प्रधानमंत्री को धा रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां पर पहुंचते हैं, कार्यकर्ताओं से बात करते हैं, उन कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहां है सर? मैं कह रहा हूं ना, खड़के साहब भी आएंगे, राहुल जी भी आएंगे, प्रियंका जी भी आएंगी, जनवरी में ही एक बार हमारे काम बोल रहे हैं मेघा। राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं कह रहा हूं मेघा, मैं आपसे हैं। कह रहा हूं, राजस्थान सरकार के जननायक अशोक गहलोत ने आम आदमी के लिए जो सुरक्षा चक्र दिया, सामाजिक सुरक्षा का, हम उसकी ताकत पे चुनाव लड़ेंगे। हम पूछेंगे होली के अवसर पर महिलाओं के लिए आपने 50 रुपए सिलेंडर पे बढ़ाया, इसका जवाब देंगे क्या मोदी जी? सर ये जवाब ले लेंगे, 8 आशीष रुपए जी में यहाँ 9 पर करोड़ मौजूद है, उनसे लेंगे। आपसे जो सवाल पूछा वो आप घुमा गए। चलिए ये बता दीजिए, आपके क्या बूथ अध्यक्ष बन चुके हैं? मेघा, हमारे यहाँ आपके प्रमुख मंडल प्रमुख हमारे मंडल अध्यक्ष बन चुके हैं। आज ही हमारे नगर कांग्रेस के अध्यक्षों की घोषणा हुई। हमारा संगठन भी लगातार काम कर रहा है, और जिस दिन हमारे चुनाव का आएगा, हमारा कार्यकर्ता लड़ेगा और जीतेगा। ये भारतीय जनता पार्टी के छत में राष्ट्रवाद और ये जो इनके बयानबाज नेता हैं, अगर ऐसे होते फिर उपचुनाव जो विधानसभा के हुए उनमें क्या हो गया था? ये सारे नेता तो यही थे, पन्ना प्रमुख से लेकर के राष्ट्र प्रमुख तक। देखिए तिवारी जी मैं आपकी बात भी यहां पर करूंगा, मैं आशीष चतुर्वेदी जी की बात करूंगा, लेकिन मैं इस बात को यहां से उठाऊंगा जो मित्तल साहब बोले। मित्तल साहब ने दलील दी, बहुत बेहतरीन बात कही कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की योजनाएं बेहद शानदार है। ओपीएस को उठाकर देखे, चिरंजीवी को उठाकर देखे, पिछले कार्यकाल की योजनाओं को उठाकर देखे और आज तक की जितनी भी योजनाओं को उठाकर देखें तो वाकई में कोई भी आदमी इनकी तारीफ करेगा, और दूसरी पार्टी के आदमी से भी बात करेंगे तो वो कहेगा कि हां संवेदनशील है, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन भाई एक बात का जवाब तो दीजिए, यहां पर बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस की तैयारी कहां है? यदि भारतीय जनता पार्टी से आप तैयारी की तुलना करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां इस लिहाज से होती है कि माइन्यूट सी एक छोटी सी सभा को लेकर छोटी छोटी समितियां बना दी जाती हैं, और यही कारण होता है कि कोई भी बड़ा नेता आता है तो उसका एक माहौल बना दिया जाता है। संगठन के स्तर पर ऐसी तैयारी होती है। मैं यहां पर कांग्रेस कार्यालय में, आप जाते हैं तिवारी जी रेगुलर, मैं कांग्रेस कार्यालय में भी जाता हूं, बीजेपी कार्यालय में भी जाता हूं। आप एक बार दोनों कार्यालयों का चक्कर लगाकर आइएगा। वॉर रूम बना है कांग्रेस का, वो अलग बात है, लेकिन दोनों कार्यालयों में आप जाएंगे तो आप बीजेपी कार्यालय में घंटों बैठ सकते हैं। ये बीजेपी की मैं खूबी बता रहा हूं, घंटों, और कांग्रेस में भी घंटों तक बैठ सकते हैं। लेकिन जब आपकी बैठक होती है, बड़ा हॉल है, इनके हॉल में एसी भी लगे हुए हैं, आप इस बात पर ये दलील भी देंगे कि भाई इनकी पार्टी धनाढ्यों की है, जो वो अलग बात है, राजनीतिक बात है। लेकिन संगठन के तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को नीचे के स्तर पर कार्यकर्ताओं की जो तैयारियां हैं, जो केंद्रीय संगठन जो जिस लिहाज से चलता है, बीजेपी की जो तैयारियां हैं उस लिहाज से कांग्रेस की तैयारियां जब तक नहीं होंगी तब तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तमाम योजनाएं जो हैं इनका उस लिहाज से प्रॉफिट नहीं मिलेगा जिस लिहाज से सोचकर चल रहे हैं। बीजेपी की जो है, नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा, इनकी सभाएं भी आप देखते हैं, और आपके जो राष्ट्रीय नेता आते हैं उनकी भी सभाएं देखते हैं। दोनों ही सभाओं में भीड़ आती है, भीड़ अपनी जगह होती है, लेकिन तैयारियों के लिहाज से संगठन में अगर आप इस बात को स्वीकार कीजिएगा कि संगठन में जो तैयारी होती है कि छोटे से छोटा एक कार्यकर्ता, बीजेपी में एक सामान्य सी बैठक होती है कि स्वागत समिति बना दी जाती है, बीजेपी में स्वागत समिति बनाकर स्वागत समिति उसकी पहले बैठक लेती है, जब कार्यक्रम पूरा हो जाता है तो स्वागत समिति की वापस से बैठक होती है, फिर वो स्वागत समिति तैयारी करती है कि भाई कमी क्या रह गई, भाई कौन सा स्वागत करना था, कि भाई बाहर जो लोग आ रहे थे उनके तिलक लगाने वाली एक समिति बनाई थी जो तिलक लगाएगी। छोटी छोटी चीज को माइन्यूटली देखा जाता है, तो मुख्यमंत्री गहलोत के सामने यह चीज आएगी जब तक संगठन मजबूती से नहीं जुटेगा तब तक मुख्यमंत्री गहलोत की योजनाओं को जवाब दीजिए। तिवारी जी, ऐश्वर्य, पन्ना प्रमुख का नया जो प्रयोग किया, ये नड्डा जी के कार्यकाल से पहले जो इनके राष्ट्रीय केंद्रीय गृह मंत्री शाह साहब ने किया। राजस्थान में 7 विधानसभा के चुनाव हुए, रिजल्ट क्या आया? ये चौथे नंबर पर है, इनकी जमानत जब्त हुई। सवाल ये नहीं है, ये इवेंट वाला राजनीति करते हैं। हमारा कार्यकर्ता डोटासरा जी के नेतृत्व में आज भी हम हाथ से हाथ जोड़ो यात्राएं निकाल रहे हैं, बूथ के हमारे साथियों के साथ में, वार्ड के साथियों के साथ में, मंडल के साथियों के साथ में। हमारे एआईसीसी ने जो प्रोग्राम दिया अडानी और एसबीआई के खिलाफ में,
जो घोटाला हुआ है उसके खिलाफ, हम बैंकों के खिलाफ और LIC के खिलाफ में हम मंडल स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम कर रहे हैं। हम दिखावा नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी इवेंट के काम से करती है। ठीक है, फिर हम जीत करके आए, हम निगम में जीते, पालिका में जीते, फिर कह रहा हूँ जननायक अशोक की सामाजिक योजनाएं। तिवारी जी, डोटासरा जी बेहतरीन है, लेकिन डोटासरा जी को इंतजार करना पड़ा ये पूरी टीम बनाने के लिए। डोटासरा जी कहां से अब मेहनत कर पाएंगे चुनाव? आशीष चतुर्वेदी जी, अब जल्दी से आपसे राजस्थान जवाब ये की योजनाओं की बात हो रही चाहेंगे है कि स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ना बहुत जरूरी है। राष्ट्रीय नेता जरूर आ रहे हैं, क्या मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे? राष्ट्रीय बिल्कुल, मैं बताता हूँ। देखिए तिवारी जी, एक मिनट, तिवारी जी मुद्दे बताओ। तिवारी जी सुनिए तो सही, तिवारी जी मुद्दे आ रहे हैं, राजस्थान के मुद्दे सुन लीजिए। तिवारी जी राजस्थान के मुद्दे सुन लीजिए। मेघा जी, राजस्थान का सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, जो आए दिन पेपर लीक होते हैं, जो महिलाओं और दलितों पर अपराध है वो मुद्दा है, जो भ्रष्टाचार है वो मुद्दा है, जो सरकार के खोखले वादे हैं वो मुद्दा है, सरकार ने जो बजट में घोषणाएं की हुई है वो धरातल पर नहीं पहुंची है, ये मुद्दा है। और ये योजनाओं की बात कर रहे हैं मेघा जी, योजनाओं की बात कर रहे हैं। अभी रायपुर में अधिवेशन हुआ था, राजस्थान के मुख्यमंत्री को बोलने नहीं दिया योजनाओं के लिए उनको। अरे आप क्या, अरे तिवारी जी आप किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे बताइए ना। तिवारी जी 2023 का चुनाव आप किसके नेतृत्व में लड़ेंगे बताइए तो सही। आप रखोगे या नहीं रखोगे? निर्वाचन तो उनका हो चुका, उनका कार्यकाल तो समाप्त हो चुका। ठीक है, ये तो बताइए आप चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ रहे हो या बीजेपी हो, दोनों में सवाल बहुत सारे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आप सभी का हमसे इस डिबेट का भाग बनने के लिए, बातचीत करने के लिए, क्योंकि अब जब ये चुनावी साल है और इस चुनावी साल में बीजेपी तैयार है, अलर्ट है और लगातार कोशिशें कर रही है, तैयारियां कर रही है। राष्ट्रीय नेता यहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन क्या कांग्रेस के लिए यह चुनौती रहेगी या अशोक गहलोत सरकार इन सभी से निपटकर एक बार फिर से सरकार बनाएगी? ये सवाल सभी के लिए है। फिलहाल के लिए कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।